हाय ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने फिर से पीवाईक्यू एनालिसिस का ही वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपसे मिडिवल हिस्ट्री के पीवाईक्यूज डिस्कस करूँगा 2019 के। और यही नहीं, इससे पहले जो वीडियोस मैंने अभी तक आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि अब ये चैनल पर रेगुलर वीडियोस आएंगे पीवाईक्यूज के प्रीलिम्स तक, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर ज़रूर मेरे पुराने वीडियोस देखिए, बहुत लोगों को उससे मदद मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये सीरीज़ के वीडियोस आपने पहले नहीं देखे हैं तो लिंक जो फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप देख सकते हो। पहले भी मैंने आपको बताया है कि कैसे हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोर्सेज। तो हवा में हम बातें नहीं करते हैं, हम पीवाईक्यू से रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं निकले थे, लेकिन 2023 का जो प्रीलिम्स मैंने दिया उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और GS1 पेपर क्लियर हुआ था। तो कहीं ना कहीं कैसे पीवाईक्यूज एनालिसिस करना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले, अगर आपको पता चल जाए तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आस्क हुए थे 2019 का जब क्वेश्चन आप देखते हो। तो 2019 का जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें आप देखो तो इजी क्वेश्चन जो था वो 2 क्वेश्चन आप कह सकते हो मिडिवल में, मीडियम जो था वो 3 था, और टफ जो था वो 1 था। यानी कहीं ना कहीं आप देखो तो 3 2 5 1 6 क्वेश्चन टोटल पूछे थे मिडिवल हिस्ट्री से सिर्फ। तो मिडिवल हिस्ट्री को लोग कितना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, एंशियंट को कितना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और एग्जाम में चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंशियंट और मिडिवल को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो अब ट्रेंड बदल गया है। 2016-17 के बाद एंशियंट मिडिवल से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि यूपीएससी में आप किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगर मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पिछले 3 साल से, तो आप ऐसा नहीं है कि मॉडर्न छोड़ के चले जाओ। एक सर्टेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी नेचर रहता है यूपीएससी का, वो कभी भी आपसे किसी जोन में जाके कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो अल्टीमेट सुसाइड है। आपने मिडिवल और एंसेंट के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, उस पर जाके आप ज़रूर देख सकते हो। वो वीडियोस भी मैंने आपके लिए लाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो देखते हैं हमने कैसे इजी, मीडियम और टफ कैटेगराइज किया। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि विद रेफरेंस टू मुगल एम्पायर हमसे पूछ रहा है कि जागीरदार और ज़मींदार के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर आपने सही से तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि जागीरदार और ज़मींदार मुगल एम्पायर से पहले थे, या पहले उस टाइम पे वो टर्म्स आए थे। और इसी बेसिस पे इसकी डिग्री डिटरमाइन होगी इस क्वेश्चन की, जो इजी है क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं सोर्स जो होता है वो इस क्वेश्चन का आपको एनसीईआरटी 11th में भी मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी मिलेगा, मिडिवल में भी मिलेगा, और आर्ट एंड कल्चर वाली किताब में भी मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन इजी है। आपको पता होगा, आपने सीरियस तैयारी की होगी, तो जागीरदार जो थे वो सिस्टम चला आ रहा था मुगल एम्पायर से पहले भी। जागीर, लार्ज लैंड होल्डिंग्स उनके पास होती थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है। यहाँ पे आप देखो तो जमींदार वेर नॉट हेरिडिटरी बोला है, जो कि जमींदार जो थे वो हेरिडिटरी थे मुगल्स के टाइम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो तो जागीरदार फिर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, जो कि जमींदार थे मुगल इंडिया के टाइम, ना कि जागीरदार थे। तो इंटरचेंज कर दिया है उनकी क्वालिटीज़ को, उनके परफॉर्मेंस को। और यहाँ पे भी देखिए बोल रहा है कि जमींदार वेर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू। आपको पता होगा कि जागीरदार जो थे, सॉरी जमींदार जो थे, उन्हें मिलिट्री के लिए आर्मी रखने की भी परमिशन थी। रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे, साथ ही साथ डुअल रोल था उनका। बाद में देखते हैं जब ब्रिटिश इंडिया हम पढ़ते हैं, ब्रिटिश जब आते हैं तो कैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस उसको सेपरेट कर देता है आके, जो कि गवर्नर जनरल होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा टर्म इम्पोर्टेंट है और कौन सा टर्म, जैसे जमींदार क्या फंक्शन करता था उस टाइम पे। यूपीएससी क्वेश्चन वैसे ही पूछता है, वो आपसे इस क्वेश्चन में नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट पूछना चाहता था कि आपने सही से किताब पढ़ी है कि नहीं। क्वेश्चन ईजी है लेकिन आपको इन डिटेल्स में पढ़ना था। और जो कि ईजी इन्फॉर्मेशन है, ईजी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है सोर्सेज में, तो ये आपको पता होना चाहिए। सभी सीरियस एस्पिरेंट्स जो है वो क्वेश्चन सही करेंगे, तो इसलिए ईजी है। तो इसका आंसर आपको कहीं ना कहीं नेदर वन नॉट टू हो जाता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है और यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बिल्डिंग कल्याण मंडप्स के बारे में पूछा गया है। ये कल्याण मंडप्स जो है नोटेबल फीचर थे, पूछ रहा है किस किंगडम में। अब यहाँ पे आपको चालुक्य दिखेगा। अब चालुक्य से हमने सीरियस तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि चालुक्य मे बी टेम्पल्स, वेशारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, होयसालास, इस तरह से टेम्पल्स का जो फॉर्मेशन हुआ पहले नॉर्थ इंडिया में आपको पता है नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता था, साउथ इंडिया में भी टेम्पल्स होते थे, द्रविड़ा स्टाइल होता था। तो उस तरह से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो उसलिए क्वेश्चन इजी है क्योंकि इसके भी सोर्सेज एनसीईआरटी 11th और आपको नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर किताब में मिल जाएगा। और विजयनगर इसका आंसर है, और विजयनगर बहुत ही हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे यूपीएससी सवाल पूछता है। मंडप्स जो होते थे वो टेम्पल में, हर एक टेम्पल में पाए जाते थे, लेकिन कल्याण मंडप जो होते थे वो थोड़े बड़े इन साइज होते थे। तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, फैक्चुअल किताब में भी मिल जाएगा, सोर्सेज आपके इसके ईजिली अवेलेबल है। और ये एक नोटेबल फीचर था क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करता है, बाकी किंगडम्स में ऐसा नहीं था। कल्याण मंडप्स जो होते थे सिर्फ विजयनगर एम्पायर में होता था। तो ये एज ए सीरियस एस्पिरेंट आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। बहुत ही इजी स्टेटमेंट दिया है क्योंकि आमिल जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना मिडिवल के, ये आपको पढ़ के जाना है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उसमें मैंने बताया कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से। और यूपीएससी की आदत है कि जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है आमिल, ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी, आपको कोई भी सोर्स में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और इजी है, तो वन आपको पता है तो ये स्टेटमेंट पहले आप काट लो। फिर देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो होल्ड पे आपको डालना पड़ेगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा गेम खेला है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मीडियम पे रखा है, इजी नहीं रखा है पूरी तरह से। अगर सेकंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में नहीं होता तो ये क्वेश्चन एकदम से इजी हो जाता। सेकंड स्टेटमेंट जाने से पहले हम थर्ड पे जाएंगे। तो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एज ए सीरियस असेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि मीर बख्शी जो पद होता था वो मुगल एम्पायर में अकबर के टाइम पे 1574 इस टाइम पे दिया जाता था, ना कि आपका खलजी सुल्तानी ने दिल्ली सल्तनत में नहीं दिया जाता। फिर से यूपीएससी आपसे यही टेस्ट कर रहा है कि आपको मेजर टर्मिनोलॉजीज, मेजर टर्म्स जो दिए जाते थे, टाइमलाइन आपको पता है कि नहीं। टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। टाइमलाइन, कंटेम्प्रोरीज, ये सब पूछता है यूपीएससी। आपको पता होना चाहिए किसके, किस राजा के, किस किंगडम के, कौन इंपॉर्टेंट किंगडम है, और उस इंपॉर्टेंट किंगडम में कौन सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड है, कौन सा पद उससे रिलेटेड है जो पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत कर देना था एज ए सीरियस एस्पिरेंट। थर्ड जैसे ही आप गलत करते आपका ये भी निकल जाता है, ये आपने पहले निकाल दिया तो आपके पास 50-50 पे आप चले जाते हैं और ये मीडियम क्वेश्चन हो जाता है जहाँ पे आपको रिस्क लेना है। जिस भी क्वेश्चन पे आप 50-50 पहुंचोगे उस पर आपको रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो जो बाकी एस्पिरेंट्स है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। इजी वाले क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं करने हैं क्योंकि वो सब सही कर रहे हैं। मीडियम वाले जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको थोड़ा नॉलेज लगाना है, थोड़ा लॉजिकल गेसिंग लगानी है। मेरे वीडियोस जाके देखिए, उसमें मैंने लॉजिकल गेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज बताया है आपको। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते थे। आपके पास दो ऑप्शंस थे, वन एंड ओनली या वन एंड टू ओनली। अगर आपने सही से तैयारी की होती तो आपको ये भी पता होता कि इक्ता सिस्टम जो था वो 1206 के अराउंड आया था, और 1206 के अराउंड दिल्ली सल्तनत में पहली बार इक्ता सिस्टम लाया था। और शायद मुझे याद आ रहा है इल्तुतमिश ने लाया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत में आया था ये मुझे पता है। तो एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन नहीं था ये। दिल्ली सल्तनत में जब तुर्किश लोग आए भारत में, आक्रमण किया तुर्किश इन्वेडर्स ने दिल्ली सल्तनत के टाइम, तब ये जाके एकता सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता और इसका आंसर सिर्फ वन ओनली होता। तो अगर आपको थोड़ा सा तैयारी होता तब भी आप दो 50-50 पे जाते। आप बहुत अच्छा तैयारी किया, आपने इन डिटेल्स पढ़ा है। देखिए मीडियम इसीलिए रखा है, इन डिटेल्स आपको बुक पढ़ना है। ऊपर ऊपर पढ़ के शॉर्टकट करके आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते हो। जो शॉर्टकट ट्रिक्स और ये सब चीज़ें लोग बताते हैं विदाउट नॉलेज लगाए हुए, वो सब गलत होता है। आपको नॉलेज लगाना है और आपको इन डेप्थ पढ़ना है, तब जाके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, नहीं तो 50-50 में आप किसी क्वेश्चन में जरूर फंस सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता चल गया, मीडियम था इसका रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएं तो देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। अब आपको इतना पता होगा, आप सीरियस एस्पिरेंट होगे, तो हुमायूं ने भी दो पेंटर्स लाया था, बसावन और ऐसे करके दो नाम थे, दो पेंटर्स को उठा के लाया था इंडिया, और पेंटिंग की शुरुआत कर दी थी। अकबर के टाइम भी पेंटिंग अच्छा खासा
फुलफिल हो रहा था, और जहांगीर के टाइम तो जेनिथ पे चला गया था, मतलब पीक पे चला गया था। और फिर धीरे धीरे शाहजहां और औरंगजेब के टाइम आते थे, खत्म हो गया था पेंटिंग। शाहजहां के टाइम भी था, लेकिन जहांगीर के टाइम जेनिथ पे था। तो आपको ये पता होगा कि जहांगीर के टाइम जेनिथ पे था, और ये पूछ रहा है कि शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। अब आप एक चीज देखिए कि कितना डिटेल में पूछ रहा है, मतलब पहले पेंटिंग होती थी लेकिन इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पेंटिंग कब स्टार्ट हुई। तो इसका कोई सोर्स मैंने खोजा पर नॉट स्पेसिफाइड था, मतलब किसी में भी सोर्सेज नहीं मिलेगा आपको कि पोर्ट्रेट। एनसीईआरटी में भी ऐसा डिटेल्स में कहीं नहीं लिखा है, आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा नॉलेज लगाना पड़ेगा, तो ये मीडियम से टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर पता है कि जहांगीर के टाइम जेनिथ पे गया था, तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग जो हुआ होगा वो अकबर के बाद जहांगीर के टाइम हुआ होगा। तो ये चीज़ से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे जहांगीर, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रेवरी दिखाना होगा, थोड़ा सा नॉलेज दिखाना होगा, तभी आप क्वेश्चंस बना पाओगे। नेक्स्ट हम बात करें तो सेंट निम्बारका वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। सेंट कबीर वाज रिटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। देखिए ये भी मीडियम टफ है, क्योंकि इसके सोर्सेज तो हैं एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब ये जो था शेख अहमद सिरहिंदी, इसके बारे में कहा जाता है ये थोड़ा कट्टर था। तो कबीर जो थे वो आपको पता है कि वो टॉलरेंट थे, सभी रिलीजन को मानते थे। तो कभी 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 भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा किसी कट्टर बाइगट आदमी से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डिटेल्स में अगर आप पढ़े होते तो आप बना देते, वरना ये अपने इससे नहीं बनता, ये मीडियम टू टफ रेंज है। और ये जो स्टेटमेंट है वो इजी में मानता हूँ, क्योंकि अकबर के टाइम का कंटेम्प्रेरी आपको पता होना चाहिए, और निम्बार्का जो थे वो पहले आए थे, ये भक्ति मूवमेंट का सेंट है। ये जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना अकबर के आने से पहले, वहाँ पे सेंट निम्बार्का आए थे, तो ये भी गलत था। तो इसका भी नाइदर वन नॉर टू था, लेकिन डिटेल्स में अगर आपने पढ़ाई की होती विदाउट नो शॉर्टकट्स, तभी आप बना पाते। ये क्वेश्चन देखिए आप, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब देखिए इसका भी सोर्स स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे पोर्ट्रेट पेंटिंग का सोर्स स्पेसिफाइड नहीं था, आपको पूरा नॉलेज बैकग्राउंड पता था पेंटिंग का कि कहाँ से जेनिथ पे पहुंचा, कहाँ अकबर के टाइम भी फ्लरिश हो रहा था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको ये पता है कि तानसेन जो था अकबर से रिलेटेड था, लेकिन एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स यहाँ भी, ये तीन स्टेटमेंट्स जो है ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, लेकिन ये आंसर भी है क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं कहीं लिखा हुआ है कि वॉज द टाइटल गिवन पे, ये ग्वालियर के एक राजा ने दिया था, और एग्जैक्टली ये कहीं आपको सोर्स में मिलेगा नहीं, इसलिए स्टेटमेंट थोड़ा टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। बाकी आप नॉलेज और लॉजिकल गेस से आप ये बना सकते थे, क्योंकि तानसेन म्यूजिक से रिलेटेड थे, उन्होंने देखिए कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड, तो ये प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट से ये सही हो सकता है, जो मैं आपको पुराने वीडियोस में बताता हूँ। कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स, ऑब्वियसली सिंगर था तो वो कर सकता है। इन्वेंटेड मेनी रागाज, ये तो आपने पढ़ा होगा, मियाँ की तोड़ी, इस तरह के बहुत रागाज थे, राग थे जो तानसेन ने इन्वेंट किया था। तो नॉलेज के बेसिस पे आप एक लॉजिकल गेसिंग से एक करेक्ट करके आ सकते थे, लेकिन तब भी मैं इसे टफ में रख रहा हूँ क्योंकि इसका कोई स्पेसिफाइड सोर्स नहीं है। देखिए हर कोई हिस्ट्री उतना डेप्थ में नहीं पढ़ता है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भले ही क्वेश्चन को इजी टू मीडियम माने, लेकिन एज ए जीएस बेस्ड कैंडिडेट मैं आपको ये डिग्री बता रहा हूँ। आपको पसंद आए तो मेरे बाकी भी वैक्यूज पे देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे डिटेल्स दे दूंगा आपको प्लेलिस्ट का, आपको कमेंट सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ जाके ज़रूर मेरे वीडियोस को देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नॉलेज मिले कि मैंने कैसे प्रीलिम्स को पास किया था। और उससे आपको अगर हेल्प मिलता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद है। मैं अभी जल्दी स्ट्रेटजी वीडियोस भी आपके लिए लाऊंगा, और पुराने स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने डाले हैं जो आपको पसंद आएंगे, तो ज़रूर देखिए जाके उनको। थैंक यू।